बायो मॉलिक्यूल। अब बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे उन मॉलिक्यूल्स को हम बायो मॉलिक्यूल बोलेंगे। इसमें हम सारे इस चैप्टर में जो आपका 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायो मॉलिक्यूल, उसमें ज़्यादा नहीं है, कुछ ही टॉपिक हमें इसमें स्टडी करने हैं। मेन टॉपिक जो आपका बायो में है, तो इसमें हमें जो मोस्टली टॉपिक स्टडी करने हैं, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। ठीक है। दूसरा आपको जो स्टडी करना है वो अमीनो एसिड स्टडी करना है हल्का सा। ठीक है। तीसरा आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की स्ट्रक्चर किस टाइप में, कितनी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, स्ट्रक्चर बनानी नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर कितनी एग्जिस्ट करता है उसमें देखते हैं। चौथा आपको न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है, इसमें डीएनए और आरएनए डिफरेंस वगैरह। और पांचवा थोड़ा हर टॉपिक विटामिन के बारे में भी पढ़ना है, विटामिन। तो इसमें मैं पहले आपका कार्बोहाइड्रेट को लेकर चलता हूँ। कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट, अब इसको अगर आप नाम से देखें तो यहाँ से नाम से इंडिकेट करें कार्बोहाइड्रेट। कार्बो का मतलब कार्बन और हाइड्रेट यानी हाइड्रेटेड कार्बन, दैट इज ए कॉमन लैंग्वेज जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को बोल सकते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन यानी वाटर मॉलिक्यूल और उसके साथ कार्बन जुड़ा। लेकिन अगर आप इसको केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली, दे एक्ट एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। उनमें से जो एनर्जी, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ किसी प्रोटीन के साथ कंबाइन करेंगे या लिपिड के साथ कंबाइन करेंगे, स्ट्रक्चर में काम आएंगे और दूसरे फंक्शन है बॉडी के उनमें वर्क करते हैं। तो सारे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन, पहली जो क्लासिफिकेशन है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम और फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट को अगर केमिकली डिफाइन करोगे तो आप बोलोगे पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन। कहने का मतलब यह है कि भाई वे कंपाउंड जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसके साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है। तो इसमें पहले आप क्लासिफाई करते हैं तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से, एंड टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो आपको जितने भी कार्बन है ना उनके पीछे ओस लगा देना है। जैसे मान लो 3 कार्बन है, कम 3 कार्बन से शुरू होगा, तो 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है तो उसके लिए आप ओस लगा देंगे पीछे, ट्राइओस। 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है तो आप लिख दोगे टेट्रोस। 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है तो इसका बोल दोगे पेंटोस। 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है तो इसको बोल दोगे हेक्सोस। ऐसे वर्ड यूज करेंगे, साथ में एप्टोस। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो उसको बोलेंगे एल्डोस। इसका एक एग्जांपल जरूर याद हो जाना चाहिए, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लैक्टोस भी इसका एग्जांपल है एल्डोस का। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको बोलेंगे कीटोस। कीटोस का एग्जांपल आपका कीटोस का एग्जांपल जरूर याद होना चाहिए, फ्रुक्टोस। ये तो है नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पे और टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पे, उसके आधार पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट, ऑन द नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स। सैकराइड यूनिट के हिसाब से भी आप इसको क्लासीफाई करेंगे। पहले तो सैकराइड यूनिट समझ में आनी चाहिए। सैकराइड यूनिट क्या है? सैकराइड यूनिट, अच्छा कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोलते हैं, शुगर बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो। तो सैकराइड यूनिट कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है जो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करती है और जिसका जनरल फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या कहूंगा कि भाई द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच प्रोवाइड एनर्जी विद इन आवर बॉडी हैविंग जनरल फार्मूला C6H12O6। ठीक है। तो इसमें आपके सैकराइड यूनिट्स के आधार पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। सैकराइड यूनिट्स के आधार पे सैकराइड यूनिट क्या होती है? सैकराइड यूनिट को अगर आप डिफाइन करोगे तो कहोगे सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच प्रोवाइड एनर्जी विद इन आवर बॉडी। सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स which provides energy within our body, which provides energy within our body and having general formula C6H12O6। ठीक है। तो इसको हम सैकराइड यूनिट्स बोलते हैं। और सैकराइड यूनिट्स के आधार पर क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आपका आता है मोनोसैकराइड्स। तो सबसे पहले आप लिखते हैं मोनोसैकराइड्स। नाम से इंडिकेट कर रहे हैं मोनोसैकराइड, जिसमें एक ही सैकराइड यूनिट होगी और जिसका जनरल फार्मूला होगा C6H12O6। तो मोनोसैकराइड को कैसे डिफाइन करेंगे? दो कार्बोहाइड्रेट या दो शुगर विच है ओनली वन सैकराइड यूनिट हैविंग जनरल फार्मूला C6H12O6। इसमें 3 आपको याद रखने हैं। एक तो ग्लूकोज का फार्मूला वही होता है फ्रुक्टोस, और तीसरा आपको ग्लैक्टोस। उसके बाद आपका आता है डाइसैकराइड। अब इसमें डेफिनेशन आप लिख लेंगे जिसमें 2 सैकराइड यूनिट्स होंगी और 2 सैकराइड यूनिट आपस में जुड़ती है C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और फार्मूला रह जाता है जनरल फार्मूला C12H22O11 और साथ में क्या निकल जाएगा H2O।
दो सैकराइड यूनिट्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सैकराइड यूनिट इन्होंने द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं या लिंकेज कह देते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसकी भी डेफिनेशन आ जाती है। तो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सैकराइड यूनिट विद द रिमूवल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इन नोन एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर उसके बाद आपको इसके 3 एग्जाम्पल इसके भी याद रखने हैं। एक तो आपका सुक्रोज आपका मिलकर बना होता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। दूसरा आपको जो यूनिट डाइसैकराइड का एग्जाम्पल याद करना है वो माल्टोस में भी 2 यूनिट होती हैं, दोनों ही आपकी ग्लूकोज की होती है, ग्लूकोज। और तीसरा जो आपको याद रखना है वो लैक्टोस इज द कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोस। और उसके बाद आपको ट्राई का कोई एग्जाम्पल नहीं करना, टेट्रा का नहीं करना। अब उसमें आपका पॉलीसैकराइड्स इकट्ठा आ जाता है, पॉलीसैकराइड्स। अब नाम से जैसे इंडिकेट करता है जिसमें बहुत सारी सैकराइड यूनिट्स होंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकराइड। विच हैज मोर देन 2 सैकराइड यूनिट्स आर नोन एज पॉलीसैकराइड्स। और इसमें एग्जाम्पल याद रखेंगे आप, एक तो स्टार्च, एक सेलुलोज और एक आपका ग्लाइकोजन। ये आपके सिलेबस में है जो आपको लर्न रखने हैं, ठीक है। अब ये 3 दूसरी क्लासिफिकेशन हो गया हमारी बेस्ड ऑन द सैकराइड ऑफ यूनिट्स। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग कैरेक्टर और नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनको शुगर भी बोल देते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें जो आता है वो डिफरेंस आ जाता है कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डिफरेंस बताइए। तो जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर RS लिख देता हूँ मैं, RS रिड्यूसिंग शुगर, और NRS नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जिनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा और जो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दे सकते हैं उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव फ्री एल्डिहाइड ग्रुप एंड गिव्स टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट, या रिड्यूस लिख सकते हो, रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, उनको क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। इसके एग्जांपल जरूर याद कर लेंगे रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है, विच कैन नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और इसका एग्जांपल अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। इसका एग्जांपल आपका सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 तरीके से इसको कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन की थी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उसके आधार पे आपने जितने भी कार्बन का होगा उसके पीछे ओस लगाना, जैसे 3 कार्बन का ट्राइओस, 4 कार्बन का टेट्रोस, 5 कार्बन का पेंटोस, 6 का हेक्सोस। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है एल्डोस और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है कीटोस। एल्डोस का एग्जांपल याद रखेंगे ग्लूकोज और कीटोस का एग्जांपल याद रखोगे फ्रुक्टोस। उसके बाद हमने क्लासीफाई किया था बेस्ड ऑन द सैकराइड यूनिट्स के आधार पे कार्बोहाइड्रेट्स। पहले तो सबसे पहले सैकराइड यूनिट्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सैकराइड यूनिट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच प्रोवाइड विद एनर्जी विद इन आवर बॉडी हैविंग जनरल फार्मूला C6H12O6। उसके बाद आपकी मोनोसैकराइड्स जिसमें सिंगल सैकराइड यूनिट होगी और जिसका जनरल फार्मूला C6H12O6 होगा। इसके 3 एग्जांपल थे ग्लूकोज, फ्रुक्टोस और आपका ग्लैक्टोस। उसके बाद आपका था डाइसैकराइड में जिसमें 2 सैकराइड यूनिट कंबाइन करेंगे और जनरल फार्मूला C12H22O11 होगा। इसके भी 3 एग्जांपल लिखे थे, सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। फिर उसके बाद आपके पॉलीसैकराइड्स आते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सैकराइड यूनिट्स होंगे, उनको पॉलीसैकराइड्स बोलेंगे। फिर जो तीसरी क्लासिफिकेशन की थी बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर, उसके हिसाब से 2 टाइप के शुगर्स आते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर आता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर आता है। जिन कार्बोहाइड्रेट्स के पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा और जो टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट को दे देंगे, या आप कह सकते हो रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करा देंगे, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। और जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करा पाएंगे वो आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। उसके बाद आप करते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी-ग्लूकोज। मोनोसैकराइड्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज भी कौन सी फॉर्म में होता है, डी-ग्लूकोज। इस डी का मीनिंग अभी मैं लिख देता हूँ। पहले आप स्ट्रक्चर देखिए, आपका CHO ग्रुप है, यहाँ पे आपका लास्ट में आपका छठा कार्बन CH2OH, इधर OH। अब जो लास्ट पोजीशन होती है उसके आधार पे देखते हैं। अभी मैं इस बात हूँ OH, यहाँ पे आपका H और इधर आपका कौन सा ग्रुप OH, और इधर आपका OH और इधर आपका H। 1 2 3 4 और 5, और ये आपका 6 कार्बन। 5वीं पोजीशन यानी लास्ट ओरिजेंटल लाइन पे आप देखते हैं फंक्शनल ग्रुप किस साइड पे है। अगर फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड पे है तो वो डी फॉर्म होगा। जिन मॉलिक्यूल्स में ये OH ग्रुप इस साइड पे आ जाएगा वो आपका एल फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको ये जो डी होता है और कैपिटल एल होता है, ये डेक्स्ट्रो लिवियो को रिप्रेजेंट नहीं करते। डेक्स्ट्रो लिवियो हमेशा छोटे स्मॉल डी और स्मॉल एल से इंडिकेट किया जाता है, या साइन से इंडिकेट करोगे, प्लस या माइनस का साइन। प्लस का साइन डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करेगा और माइनस का साइन लिवियो को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी 2 फॉर्म होती है, इनको हम कहते हैं एनोमर्स। एनोमर्स का मतलब क्या होता है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं एल्डिहाइड ग्रुप को ओपन करके लिखता हूँ। तो आपका ये जो 6th पोजीशन है CH2OH है, ये ऐसे कैसा रहेगा। 5th पोजीशन पे जो OH है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। OH बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और H पे कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। 4th पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आना, OH ऐसे कैसा, H ऐसे कैसा। 3rd पे भी आपका कोई चेंज नहीं आना, H और OH, और 2nd पे भी कोई चेंज नहीं आना, OH H। अब जो 5th पोजीशन है, ये जो 5th पोजीशन है इसका जो H पॉजिटिव है यहाँ से निकलता है, और ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप का C डबल बॉन्ड वो है ये ब्रेक डाउन होगा। ऑक्सीजन पे कैसा आ जाए नेगेटिव और कार्बन पे कैसा आ जाए पॉजिटिव। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने से पहले ये जो H पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन पे आके अटैक करेगा। अब आपके पास 2 सिचुएशन हो जाती हैं C पे, या तो OH ग्रुप राइट हैंड साइड आएगा,
H इस साइड हो जाएगा, ये जो नीचे है बचा हुआ पोर्शन ऐसे कैसा लिख देंगे। या दूसरी सिचुएशन ये आती है कि भाई C आपका OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड हो जाए और H आपका इस पे आ जाए, ये बची हुई पोजीशन है। अगर आपका OH ग्रुप राइट हैंड साइड आता है तो इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर लेफ्ट हैंड साइड आता है तो इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो अल्फा फॉर्म होती है ना, उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है रहेगा डेक्स्ट्रोरोटेटिव, एंगल ऑफ रोटेशन रहेगा डेक्स्ट्रोरोटेटिव, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड आता है एंगल का वो आता है 111.9 डिग्री। ठीक है, प्लस का साइन है डेक्स्ट्रोरोटेटिव। बीटा वाला भी आपका प्लस में ही रहेगा, लेकिन इसकी जो एंगल ऑफ रोटेशन आती है 19.2 डिग्री। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन का। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें फार्मूला सेम रहे और स्ट्रक्चर में चेंज आए तो वो एक प्रकार से आइसोमर्स हो जाते हैं, और उन पार्टिकुलर आइसोमर्स को हम नाम देते हैं एनोमर्स। एनोमर्स एनोमर्स क्या होते हैं? दो स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो का मतलब 3D होता है, दो स्टीरियो आइसोमर्स, आइसोमर्स का मतलब जिनका फार्मूला सेम है, दो स्टीरियो आइसोमर्स विच आर डिफर फ्रॉम each other in the magnitude of angle of rotation, magnitude of angle of rotation of an optical active compound। किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की दो या दो से ज़्यादा फॉर्म जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आए, उसको क्या बोलते हैं? एनोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो आई कैन राइट इट एज कि भाई अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। एंगल ऑफ रोटेशन आप उसको याद रखेंगे। अब इसी स्ट्रक्चर से आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। साइक्लिक स्ट्रक्चर से कैसे बनाते हैं वो चीज़ देखेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो आपका, देखो मैं पहले अल्फा वाले को पूरा बना देता हूँ। C यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आपका OH आ गया, यहाँ पे आपका H हो गया। सेकंड पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आएगा, OH इस साइड पे है, राइट हैंड साइड पे। थर्ड में आपका H इस साइड पे, OH इस साइड पे है। फोर्थ पोजीशन पे आपका OH इस साइड पे है, H यहाँ पे। फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ से H निकल गया था तो O पे कैसा चार्ज रह गया? नेगेटिव, और H ऐसे कैसा? और सिक्स पोजीशन। अब आप क्या करेंगे? जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा में OH, बीटा में जो आपका OH है, बीटा का जो OH है वो इस साइड पे आ जाएगा, तो उसको बाद में बनाते हैं। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब आपको क्या करना है? जो आपकी फर्स्ट पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन जो था उस पर कैसा चार्ज है? आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो सिक्स पोजीशन का CH2OH है इसको आप ऊपर की तरफ ले जाओगे जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे? इस ऑक्सीजन को लिख लो, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन लिख लिया। ये जो फर्स्ट कार्बन है इसको आप यहाँ लिखिए, और ये जो फिफ्थ कार्बन है ये आप यहाँ पे लिखिए, फिफ्थ। ठीक है, अब फर्स्ट के साथ कौन सा कार्बन जुड़ा होगा? सेकंड। सेकंड के साथ कौन सा कार्बन जुड़ा होगा? थर्ड। थर्ड के साथ कौन सा कार्बन जुड़ा होगा? फोर्थ। और इसके साथ फिफ्थ। जो आपका सिक्स पोजीशन का CH2OH है इसको आप ऊपर की तरफ दिखाएंगे, यहाँ पे CH2OH। ठीक है, इतना आप बना लेंगे। इस रिंग को बोलते हैं, ये 5 कार्बन तो रिंग हो गई और बीच में आपका एक ऑक्सीजन हो गया। इस रिंग को हम बोलते हैं पायरेनो स्ट्रक्चर, पायरेनो रिंग। तो कई बार कह देते हैं भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर ना बोल के पायरेनो स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज बनाइए, तो पायरेनो स्ट्रक्चर में आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है। अब आ जाओ इस पे अल्फा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म में जो फर्स्ट पोजीशन का OH था वो राइट हैंड साइड था। जब ये कार्बन इधर आएगा, इधर ऐसे इस साइड पे आएगा, तो नॉर्मल सी बात इसके साथ जो OH है वो नीचे की तरफ आएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे आप OH नीचे की तरफ लिखोगे और H ऊपर की तरफ। जो सेकंड पोजीशन का OH है वो भी जब घूमेगा इधर आएगा तो नीचे की तरफ आएगा, OH नीचे की तरफ आ जाएगा और H ऊपर की तरफ। थर्ड में उल्टा होगा, OH ऊपर की तरफ आ जाएगा और H किसकी तरफ आएगा? नीचे की तरफ। फोर्थ में OH नीचे की तरफ और H आपका ऊपर की तरफ। इस फॉर्म को हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब इसमें जो आप बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज आपने बना दिया। अब बीटा भी अगर आप साइक्लिक बनाना चाहते हो तो बिल्कुल पहले वो आप पायरेनो रिंग बना लो। पायरेनो रिंग बनाने के लिए क्या करोगे? ऑक्सीजन लिखो पहले, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे कार्बन लिखिए। ठीक है, इधर आपका फिर पोजीशन का कार्बन लिख लीजिए, फर्स्ट के साथ सेकंड कार्बन, सेकंड के साथ थर्ड कार्बन, थर्ड के साथ यहाँ पे आप फोर्थ कार्बन रिप्रेजेंट कीजिए और फोर्थ के साथ फिफ्थ। फिर आपका ऊपर सिक्स पोजीशन आ जाएगी CH2OH। अब और कहीं चेंज नहीं आएगा। सेकंड पे ऐसे कैसा रहेगा? OH ऐसे का है, H यहाँ पे। थर्ड में OH ऊपर की तरफ रहेगा, H नीचे की तरफ रहेगा। फोर्थ में OH नीचे की तरफ, H ऊपर की तरफ। जब आप बीटा फॉर्म बनाएंगे तो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे चेंज आएगा। फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा कि OH तो ऊपर की तरफ हो जाएगा और H किसकी तरफ हो जाएगा? नीचे की तरफ। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। और इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन था वो 19.2 डिग्री था, और जो इसका एंगल ऑफ रोटेशन था वो प्लस 119.2 डिग्री था। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं एनोमर्स फॉर्म। अब इसी पे ग्लूकोज पे ये क्वेश्चन आता है। ग्लूकोज पे क्या, वैसे तो मोनोसैकेराइड सब पे ही लगता है। एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले एग्जांपल लिख लो। देखो आपके पास अगर सारा का सारा अल्फा डी ग्लूकोज है तो उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा, आपका सॉल्यूशन में जो रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन दिखाई देगा वो 111.9 डिग्री का आएगा। और बाई चांस आपके पास सारा बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन आएगा वो 19.2 डिग्री का आएगा। अब जो हम अल्फा डी ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट होती है, और जो बीटा फॉर्म है वो अल्फा में कन्वर्ट होती है।
कब तक कन्वर्ट होगी? जब तक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मिक्सचर ना आ जाए। इक्विलिब्रियम मिक्सचर अल्फा बीटा में कन्वर्ट होती रहेगी, बीटा किस में कन्वर्ट होती रहेगी? अल्फा में। और कब तक कन्वर्ट होगी? जब तक उनके बीच में इक्विलिब्रियम ना हो जाए। और जो सॉल्यूशन है इक्विलिब्रियम वाला वो एंगल ऑफ रोटेशन शो करेगा 52.5 डिग्री की। तो जब भी आप एक्वा सॉल्यूशन लेंगे ग्लूकोज का, तो उसमें आपको एंगल 111.9 डिग्री नहीं मिलेगा, 19.2 डिग्री नहीं मिलेगा। जो आपको एंगल ऑफ रोटेशन मिलेगा वो 52.5 मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या अटेंड हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। अब आपने क्या देखा यहाँ पे? जो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन था, वो 111.9 डिग्री था, 111.9 डिग्री। जब आपने पानी में डाला तो 111.9 डिग्री से ये पहुंच गया 52.5 डिग्री पे। अगर आपके पास सारा बीटा डी ग्लूकोज होता है, उसको पानी में डालते तो 19.2 डिग्री से एंगल जो पहुंचता है वो आपका कितने पे पहुंचता है? 52.5 डिग्री पे। तो सिर्फ किसमें चेंज आ रहा है? जो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन है उसमें चेंज आ रहा है, स्पॉन्टेनियस लगातार चेंज आ रहा है। कब चेंज आ रहा है? जब आप उसमें वाटर ऐड करा रहे हो। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। द स्पॉन्टेनियस, लगातार स्पॉन्टेनियस चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन कह सकते हो, एंगल ऑफ रोटेशन। या एंगल ऑफ रोटेशन के लिए आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इन नोन एज म्यूटा रोटेशन। ये फिनोमेना नोन एज म्यूटा रोटेशन, फिनोमेना कह सकते हैं इसको। इस फिनोमेना को आप म्यूटा रोटेशन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है विद एग्जांपल, तो इसका स्पेशली ध्यान रखेंगे। अभी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज पढ़ाएंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज भी देख लीजिए। उसकी भी दो फॉर्म होती है, एक अल्फा फॉर्म होती है, एक बीटा फॉर्म होती है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप होता है। पहले तो इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर देखिए। फर्स्ट पोजीशन पे इसमें, क्योंकि कीटोन ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर आ नहीं सकता, तो CH2OH होगा। सेकंड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड होगा। थर्ड पोजीशन बिल्कुल वैसी की वैसी, फोर्थ पोजीशन वैसी की वैसी, और फिफ्थ और सिक्स भी ऐसी का सब। सिर्फ सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप होगा, सॉरी कीटोन ग्रुप होगा। OH H, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका H हो गया, और थर्ड पोजीशन पे आपका H, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो जाएगा? OH। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो फिर वही बात आती है, यहाँ से आपका H पॉजिटिव निकलेगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। लेकिन आप क्या ध्यान रखना है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। H पॉजिटिव ऑक्सीजन पे जाकर अटैक करेगा तो OH बनेगा। अब दो सिचुएशन बनती है, या तो आपका OH राइट हैंड साइड हो, और जो आपका फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे CH2OH जुड़ा हुआ था जो, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो, बचा हुआ हिस्सा ऐसे का सा। या दूसरी सिचुएशन आती है कि भाई OH आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाए और CH2OH आपका राइट हैंड साइड आ जाए। तो इस फॉर्म को आप क्या बोलोगे? अल्फा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। और इसको आप क्या बोलोगे? बीटा डी फ्रुक्टोज। जैसे ग्लूकोज के अंदर पानी में डालने के बाद इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑब्टेन होता है, यहाँ पे भी इनका इक्विलिब्रियम मिक्सचर अटेंड होगा और म्यूटा रोटेशन होगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है ये लीवियो रोटेटरी है, तो इसमें 93.5 डिग्री आएगा। तो जो फ्रुक्टोज है वो आपका लीवियो रोटेटरी है, तो इसलिए उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। अब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या करोगे? ये जो ये वाला जो फिफ्थ पोजीशन का ऑक्सीजन है इसको आप पहले रख लो यहाँ पे। यहाँ पे आप जो ऑक्सीजन था ये वाला, इसको यहाँ रखिए, ठीक है। ये OH तो अलग हो गया, ये OH तो इधर आ गया, ठीक है। OH आपका यहाँ आ चुका। अब ये जो सेकंड पोजीशन वाला कार्बन है, सेकंड पोजीशन वाला कार्बन, इसको आप सेकंड पोजीशन वाले कार्बन को इधर रखिए, और जो फिफ्थ पोजीशन वाला कार्बन है उसको आप यहाँ पे रखिए। अब फिफ्थ के साथ आपका फोर्थ कार्बन C, और आपका यहाँ पे थर्ड कार्बन। इस रिंग को बोलते हैं फ्यूरनोस रिंग, ठीक है। तो जो फ्रुक्टोज में है जो रिंग है उसको फ्यूरनोस रिंग बोलते हैं, और ग्लूकोज में जो साइक्लिक रिंग होती है उसको पायरेनोस। अब आ जाओ फर्स्ट पोजीशन पे, ये आप सॉरी सेकंड पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन थी। अब सेकंड पोजीशन पे क्या है? एक तो OH जुड़ा हुआ है, एक आपका CH2OH जुड़ा हुआ है। तो जब आपका अल्फा फॉर्म बनेगी तो OH आपका नीचे की तरफ आएगा, और जो आपका CH2OH है वो आपका ऊपर की तरफ आएगा। थर्ड पोजीशन पे OH अंदर की तरफ, H आपका बाहर की तरफ। फोर्थ पे OH आपका बाहर की तरफ आएगा और H अंदर की तरफ। अब आ जाओ फिफ्थ पे। फिफ्थ पे आपका क्या जुड़ा हुआ है? फिफ्थ पे एक तो H जुड़ा हुआ है और एक आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? CH2OH। तो CH2OH को ऊपर की तरफ दिखाना है आपको, यहाँ पे आप CH2OH दिखा देंगे और यहाँ पे क्या दिखा देंगे? H, ठीक है। इस तरह से आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैं एक बार फिर दोबारा बना देता हूँ। आप यहाँ पे O लिखिए, ये आपका फिफ्थ कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन, फिफ्थ के साथ फोर्थ, थर्ड, ये रिंग। इधर आपका अल्फा फॉर्म बनाओगे तो OH को नीचे रखोगे, CH2 फर्स्ट पोजीशन ये हो जाएगी, CH2OH, ठीक है। ये आपकी सेकंड पोजीशन। थर्ड पे आपका OH ऊपर की तरफ, H आपका नीचे की तरफ, फोर्थ पे आपका OH नीचे की तरफ और H यहाँ पे, और इधर आपका CH2OH, ये सिक्स पोजीशन होगी, ये वाली फिफ्थ पोजीशन है, और यहाँ पे H। इस तरह से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है कुछ केमिकल प्रॉपर्टी आती है डी ग्लूकोज की, उनको स्पेशली ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ग्लूकोज। इसमें 5-6 रिएक्शंस हैं, 5 मेन है जो मोस्टली पेपर में पूछी जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ग्लूकोज। ओपन चेन से हम इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए ग्लूकोज की CHO। यहाँ पे मैं उसको CHOH 4 बार है तो इसको इकट्ठा करके CHOH 4 टाइम्स लिख देते हैं, और उसके बाद आपका 6 पोजीशन पर CH2OH है। सबसे पहली जो रिएक्शन आती है वो एक हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ देख लेते हैं। इनमें कौन कौन सा आ सकता है? एक तो Br2 वाटर आ सकता है, Br2 वाटर, या फिर इसकी जगह टोलेंस रिएजेंट आ सकता है, टोलेंस रिएजेंट।
टोलेंस रिएजेंट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, AgNH3 ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे OH। या फिर आपका फैलिंग सॉल्यूशन भी आ सकता है। ये तीनों ही हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, तीनों ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सिर्फ जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करा देंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड में, COOH। एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर एसिड में चेंज हो गया, बचा हुआ पोर्शन CHOH कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और नीचे आपका CH2OH। ठीक है, इसको नाम बोलेंगे हम ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। उसके बाद ये तो आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी ग्लूकोज की, डी ग्लूकोज की। उसके बाद आपकी जो रिएक्शंस आती है विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ आती है। तो दूसरी आपकी जो रिएक्शंस होगी, सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो आप अपने ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लो। सबसे पहले CHO, उसके बाद CHOH कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, उसके नीचे आपका CH2OH। अब आप डालोगे कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दीजिए, कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे दैट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस केस में ये एल्डिहाइड ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो लास्ट वाला, बीच वाले नहीं होंगे, OH ग्रुप, लास्ट वाला जो OH ग्रुप है छठी पोजीशन पे, दैट विल बी आल्सो ऑक्सीडाइज्ड। तो आपका क्या बनेगा, COOH, यहाँ पे आपका CHOH 4 टाइम्स, और नीचे आपका आ जाएगा COOH, और दिस कंपाउंड इन्होंने द सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है रिएक्शन विद HI। तीसरी आपकी जो रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद HI। HI एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो जितने भी आपके एल्डिहाइड ग्रुप है या अल्कोहल ग्रुप है, सारे रिड्यूस होकर अल्केन फॉर्म में आ जाएंगे। CHOH कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, CH2OH। अब आप डालोगे HI, कई बार रेड फॉस्फोरस भी लिखा होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो जितने भी O है वे सारे हट जाएंगे और अल्केन फॉर्म में आ जाएंगे। ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होकर CH3 में आ जाएगा, अल्कोहल ग्रुप रिड्यूस होकर अल्केन फॉर्म में आ जाएगा, CH2 कितनी बार हो जाएगा, 4 बार, और नीचे वाला जो अल्कोहल है वो भी रिड्यूस होकर CH3 बना लेगा, और 6 कार्बन की एक स्टेट चेन बन जाएगी, इसको बोलेंगे N-हेक्स चेन। नेक्स्ट उसके बाद रिएक्शन जो आती है आपकी वो आती है HCN के साथ, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। तो इसमें आपका, मैं इसको एल्डिहाइड ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ, एल्डिहाइड ग्रुप ओपन करके लिख लीजिए। इसके इसमें CHOH कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ऐसे कैसा, और जो CH2OH है। अब आप इसमें HCN डालोगे, HCN डालेंगे तो H पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, CN पे नेगेटिव। जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड का, उसमें ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जो H है वो O पे आ जाएगा, और CN किस पे आ जाएगा, कार्बन पे। तो जो कार्बन के साथ H था मैं उसको ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, CH के साथ OH जुड़ जाएगा, एक आपका CN ग्रुप आ गया, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसको आप ऐसे कैसे लिख देंगे, CHOH। हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, और साथ में क्या आ जाएगा, CH2OH। एक कार्बन पे OH ग्रुप भी हो और CN ग्रुप भी हो, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। तो ये ग्लूकोज का साइनोहाइड्रीन बन जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार ग्लूकोज को इकट्ठा करके लिख देते हैं C6H12O6। जब ग्लूकोज इकट्ठा करके लिख रखा हो तो आप उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद आप इसकी रिएक्शन करके दिखाएंगे। कई बार यहाँ पे जैसे लिख देंगे C6H12O6 प्लस HCN, तो फिर भी वही रिएक्शन करनी है, थोड़ी ओपन स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या था आपका, CH3CO ट्वाइस O। एक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्राइस रीअरेंजमेंट पढ़ी थी, जिसमें एसिटिक एनहाइड्राइड OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। तो इस केस में ना, जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसमें जितने भी OH ग्रुप है वहाँ से H हटेगा, और उसकी जगह जो आपका ये CH3CO ग्रुप है ये कंबाइन कर लेगा। तो इस जब इसकी रिएक्शन लिख के दिखाओ तो आप ओपन स्ट्रक्चर बना लेना, OH H, थर्ड पोजीशन पे आपका H इधर, OH इस साइड पे, फोर्थ पोजीशन पे आपका OH इस साइड पे है, H इस साइड पे है, फिफ्थ पे आपका OH इस साइड पे है, H इस साइड पे, और ये आपकी सिक्स्थ पोजीशन। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल अटैच करेंगे, CH3CO ट्वाइस O। आपको क्या करना है, CHO ग्रुप ऐसे कैसे छोड़ देना है। अब जितने भी OH ग्रुप है वहाँ से O को हटाना है, सॉरी O को नहीं हटाना, O के साथ कौन सा ग्रुप जोड़ देना है, COCH3, H हटा के उसकी जगह COCH3, ये H ऐसे कैसे रहने दो। थर्ड पोजीशन पे H इधर, O के साथ कौन सा ग्रुप, CO, और इधर मैं लिख देता हूँ CH3। फोर्थ पोजीशन पे O, COCH3, H ऐसे कैसा। फिफ्थ पोजीशन पे आ जाइए O, यहाँ पे आपका COCH3, और यहाँ पे H। अब सिक्स पोजीशन पे भी H को हटाइए और वहाँ पे COCH3 जोड़ दीजिए। इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट। ठीक है, तो ये 5 केमिकल रिएक्शन है डी ग्लूकोज की, इनमें से 2 भी पूछ सकते हो और 3 भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। डाइसैकेराइड्स में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में सबसे पहला जो आता है वो आपका सुक्रोज है। सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस कराओगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब C12H22O11 है। तो आप इसमें वाटर डालेंगे, ये सुक्रोज का फार्मूला हो गया।
तो इसमें 2 यूनिट बनेंगी, एक C6H12O6 और दूसरा भी आपका क्या बनेगा C6H12O6। लेकिन ये दोनों ग्लूकोज नहीं है, एक आपका इसमें ग्लूकोज है अल्फा डी ग्लूकोज और इसमें जो फ्रुक्टोस है वो आपका बीटा डी फ्रुक्टोस। ठीक है, तो सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 यूनिट बनती हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रुक्टोस। साइन लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और जो फ्रुक्टोस होता है वो आपका लिवियोरोटेटरी है। तो एक क्वेश्चन तो ये कि भाई ऑन हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज गिव क्या क्या देगा, एक तो प्लस अल्फा डी ग्लूकोज और माइनस बीटा डी ग्लूकोज। सेकेंड सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तीसरा जो पॉइंट इसमें सुक्रोज में आपको याद रखना है वो इनके बीच की लिंकेज, कौन सी लिंकेज से जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े होते हैं अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को पहले बोला था, बॉन्ड भी लिख सकते हो, लिंकेज भी बोल सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। ठीक है, आप पहले इसमें ग्लूकोज बना लीजिए। ग्लूकोज बनाने के लिए क्या करोगे, ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ पे आपका 5th कार्बन, यहाँ पे आपका 1st कार्बन, ये आपका 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, इधर आपका 4th और इधर 5th के साथ कौन जुड़ा हुआ है CH2OH। अब अल्फा फॉर्म ग्लूकोज की तरह अल्फा फॉर्म है OH, यहाँ पे H। सेकंड पोजीशन पे OH नीचे की तरफ, H आपका ऊपर की तरफ। थर्ड में OH ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ था और फोर्थ में OH नीचे की तरफ था और H ऊपर की तरफ। ये तो हो गया आपका ग्लूकोज। अब यहाँ पे आप फ्रुक्टोज बना लीजिए O, ये आपका 5th, ये आपका 2nd कार्बन C, ये आपका 4th, ये आपका 3rd, ये बना लिया। बीटा फॉर्म में OH ऊपर की तरफ होता है, CH2OH नीचे की तरफ होता है। थर्ड पोजीशन पे OH ऊपर की तरफ होगा, H आपका नीचे की तरफ होगा। फोर्थ पोजीशन पे OH बाहर, ये 5th पोजीशन, 5th पे आपका CH2OH और यहाँ पे H। अब अल्फा की, तो जो अल्फा है ये अल्फा फॉर्म होगी, ये कौन सी फॉर्म होगी बीटा, और पोजीशन जो सी होंगी ना उनका नाम लिखते हैं और जिसकी फर्स्ट पोजीशन होगी उसका नाम आगे लिखा जाएगा। अगर अल्फा की फर्स्ट पोजीशन है तो अल्फा लिखेंगे, अगर बीटा वाले की फर्स्ट पोजीशन होती है यहाँ पे बीटा लिखते हैं, जिसकी फर्स्ट पोजीशन होगी उसको लिखेंगे। तो ग्लूकोज की तो ये फर्स्ट पोजीशन OH यहाँ से फर्स्ट पोजीशन से, और बीटा की कौन सी पोजीशन थी सेकंड, ये जो कार्बन था ये 2nd कार्बन था, तो यहाँ से ये फर्स्ट पोजीशन होगी, इसकी 2nd पोजीशन होगी, इनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इनको हटा देंगे, OH को और H को हटा देंगे और इस कार्बन का बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ दिखा देंगे, तो दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, सुक्रोज इज ए इनवर्ट शुगर, सुक्रोज इज ए इनवर्ट शुगर। अब कई बार आपसे पूछ लेते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनवर्ट शुगर, एक्सप्लेन विद ए सूटेबल एग्जांपल। तो इनवर्ट शुगर का पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। इनवर्ट शुगर क्या होता है, जिसमें इन्वर्जन शुगर है उसको इनवर्ट शुगर बोल देते हैं। सुक्रोज है, सुक्रोज में जब आप पानी डालोगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपकी 2 फॉर्म निकल के आएंगी। कौन कौन सी फॉर्म निकल के आएगी, अभी पढ़ी थी, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी आपकी कौन सी निकल के आएगी बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, HD का मतलब डेक्स नहीं है, इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन पानी में ना, तो इक्विलिब्रियम वाला एंगल ऑफ रोटेशन देना है वो आपका 52.5 डिग्री आएगा। 50% आपका ये बन रहा है, इक्वल अमाउंट है, 50% आपका फ्रुक्टोज बन रहा है, और जो इसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर था वो हमने लास्ट टाइम लिखा था -93.5। अब जो सुक्रोज है वो खुद डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, सुक्रोज खुद डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन जब आप इसको पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद दैट विल बी हाइड्रोलाइसिस इनटू अल्फा डी ग्लूकोज, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन आपका 52.5 डिग्री, और इक्वल अमाउंट बीटा डी फ्रुक्टोज की मिलेगी जिसका एंगल ऑफ रोटेशन -93.5 डिग्री है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन है ना आपको, वो आपको क्या मिलेगा, लिवियोरोटेटरी। और ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें साइन चेंज हो जाए, एंगल ऑफ रोटेशन का कैसा था, डेक्स्ट्रो था, डेक्स्ट्रो का साइन कैसा था प्लस का, और लिवियोरोटेटरी का साइन कैसा आएगा माइनस का। जिस कार्बोहाइड्रेट में एंगल ऑफ रोटेशन चेंज हो जाए उसको हम बोलते हैं इनवर्ट शुगर। तो इनवर्ट शुगर क्या होगा, जो इन्वर्जन शो करे, और इन्वर्जन में क्या होता है, चेंज इन द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन। वहां पे जो बीटा रोटेशन पड़ा था वहां पे थी मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा था, लेकिन यहाँ पे किस में चेंज आ रहा है, साइन में चेंज आ रहा है कि भाई जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा। ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो गया, उसका एंगल ऑफ रोटेशन +52.25 डिग्री, और जबकि फ्रुक्टोज का आपका -93.5 डिग्री। तो जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको लिवियोरोटेटरी मिलेगा। और सच टाइप ऑफ शुगर विच शो इन्वर्जन आर नोन एज द इनवर्ट शुगर। ठीक है, तो कई बार ये पूछते हैं इनवर्ट शुगर क्या है, उसका एग्जांपल देंगे तो इसको सुक्रोज को आप एक्सप्लेन कर देंगे। सुक्रोज में आपको इतना ही ध्यान रखना है, एक तो भाई हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो 2 यूनिट निकलेंगे, एक अल्फा डी ग्लूकोज की और एक बीटा डी फ्रुक्टोज की। साइन लगाना लगा सकते हैं। दूसरी बात आप सुक्रोज के बारे में ये ध्यान रखेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और इनवर्ट शुगर है ये। ठीक है, उसके बाद आपका आता है माल्टोस। माल्टोस में जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो दोनों यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज की निकलती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो इनके आगे प्लस का साइन लगाना चाहो तो प्लस का लगा सकते हैं, इक्वल अमाउंट, इक्वल क्या है, सारा ही आपका अल्फा डी ग्लूकोज होगा। अब ये लीनियर पॉलीमर है तो इनमें जो बॉन्ड आएगा वो आएगा अल्फा, दोनों ही अल्फा है,
तो 1 और दूसरे की 4th पोजीशन, और इनके बीच का जो बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह दो या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह दो। तीसरी बात है ये आपका रिड्यूसिंग शुगर है। ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं माल्टोज के बारे में, ठीक है। अगर आपसे कहा स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तो ठीक है, आप अल्फा ग्लूकोज बनाएंगे, दूसरा भी अल्फा ग्लूकोज बनाएंगे, एक की 1st पोजीशन और एक की 4th पोजीशन से H2O मॉलिक्यूल रिमूव करके दिखा देंगे और उन दोनों कार्बन के बीच में ऑक्सीजन रख देंगे तो आप माल्टोज की स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है लैक्टोज। लैक्टोज को जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपका बनता है बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लैक्टोज। डेस्टोरोटेटी है इसमें दोनों ही, ठीक है। इनके बीच में जो लिंकेज आएगी वो आएगी बीटा, क्योंकि दोनों बीटा है तो 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और लैक्टोज भी आपका कैसा शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट इसके भी याद रखेंगे। डाइसैक्राइड में आपको इतना ही करना है। उसके बाद आता है पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड में आपको पॉलीसैक्राइड्स में एक तो स्टार्च लेना है। स्टार्च का जो नेचुरल स्टार्च होता है उसमें 2 फॉर्म होती है, एक अमाइलोस और एक आपका होता है जो नेचुरल स्टार्च हमारे गेहूँ चावल वगैरह इनसे आलू, इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो इसमें 2 फॉर्म होती है नेचुरल स्टार्च में, अमाइलोपेक्टिन। नेचुरल स्टार में नेचुरल स्टार में 10 से लेकर 20% तक आपके अमाइलोस फॉर्म होती है और 80 से लेकर 90% तक अमाइलोपेक्टिन फॉर्म होती है। इसमें जो क्वेश्चन आता है मोस्टली अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस आ जाता है। अमाइलोपेक्टिन इनमें डिफरेंस आ जाता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप उसमें नोट्स में देख लीजिएगा। अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन में अमाइलोस जो होता है वो आपका लीनियर पॉलीमर होता है, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, और ये आपका कैसा पॉलीमर होता है, ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। तो ये लिंकेज आप बताएंगे तो इसमें आपकी लिंकेज होगी अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। ये ब्रांच है तो 2 टाइप के बॉन्ड आएंगे इसमें, अल्फा 1 4 एंड अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तीसरा आपका अमाइलोस जो है वाटर सोल्यूबल है, अमाइलोपेक्टिन आपका वाटर इनसोल्यूबल है, ठीक है। इसका मोलर मास क्या है, मोलिकुलर मास क्या है तो कम होता है, मोलर मास इज लो, और इसका जो मोलिकुलर मास होता है वो हाई होता है, मोलिकुलर मास इज हाई। ये जो आयोडीन टेस्ट है, अमाइलोस आपका आयोडीन टेस्ट देगा। आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, स्टार्च का टेस्ट हमने 9th 10th में पढ़ा था कि भाई जो स्टार्च होते हैं वो आयोडीन डालने से ब्लू वायलेट कलर देते हैं, तो वो जो ब्लू वायलेट कलर आता है वो अमाइलोस की वजह से आता है। किसकी वजह से आएगा, अमाइलोस की वजह से। और ये डज नॉट गिव आयोडीन टेस्ट, डज नॉट गिव I2 टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस लेना, ठीक है। 1 मार्क्स का आता है 2 पॉइंट लिख देना, 2 मार्क्स का आता है 4 पॉइंट लिख देना। उसके बाद आपका आता है सेलुलोज। ये आपका लीनियर पॉलीमर होता है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। दूसरा इसमें जो लिंकेज होगी बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तीसरी जो बात है ये आपका वाटर इनसॉल्युबल है। चौथी बात है डज नॉट गिव आयोडीन टेस्ट नहीं देता, ठीक है। मोलिकुलर मास ज़्यादा होता है, मोलर मास इज वेरी हाई, मोलिकुलर मास इज वेरी हाई। अब जो है ना ये दैट वाज डाइजेस्टेड बाय ओनली रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट का मतलब होता है जो जुगाली करते हैं, गाय भैंस वगैरह आपने देखा होगा तो जुगाली करते हैं उसको रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स आर अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के गट में एक एंजाइम जिसका जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कराता है उसका नाम है सेलुलेस, वो सर्वाइव नहीं कर पाता या वो अवेलेबल नहीं होता, तो ह्यूमन बींग आर अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एंजाइम सेलुलेस इन द ह्यूमन बींग गट्स, तो उस वजह से सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो इतना टॉपिक आपको कार्बोहाइड्रेट का करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं अमीनो एसिड्स। अब नाम इंडिकेट कर रहा है कि भाई वे मॉलिक्यूल जिसमें एक अमीनो ग्रुप होगा एक एसिड ग्रुप होगा उसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं। अमीनो एसिड का जो जनरल फार्मूला तो वो आप ऐसे लिख सकते हो CH, एक तरफ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ आपका NH2 ग्रुप, और यहाँ पे कोई भी G ग्रुप लिख दूँ मैं। हमारी बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड काम करते हैं। 20 अमीनो एसिड्स में ये हिस्सा कॉमन होगा, सेम होगा। जो डिफरेंस आएगा वो G ग्रुप पे आएगा। अलग अलग अमीनो एसिड में यहाँ पे डिफरेंस आएगा, किसी में यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, किसी में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, किसी में फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, कहीं पे आपका मिथाइल फिनाइल होगा, यानी किसी में सल्फर कंटेनिंग ग्रुप होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो 20 अमीनो एसिड है ना उनकी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आएगा वो G ग्रुप में आएगा, ठीक है। और ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर वो कॉमन रहनी है। तो मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड किनको बोलेंगे, अमीनो एसिड आर द मॉलिक्यूल विच कंटेन 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 अमीनो ग्रुप आर नोन एज अमीनो एसिड, और दीज आर द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन, मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स फॉर्मेशन होती है वो आपकी अमीनो एसिड से होती है। अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे और एक लंबी चेन बन जाएगी, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन इस अमीनो एसिड से आता है, अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर,
अब यहाँ से आप स्पष्ट रूप से देखते हो कि अमीनो एसिड्स के अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका H पॉजिटिव लिबरेट होगा, CH ऐसे कैसा, और जो NH2 है वो आपका H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। तो H पॉजिटिव इसने एक्सेप्ट कर लिया, NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप विच लिबरेट H पॉजिटिव, amino acid are acidic in nature, and due to presence of amino group which accept H positive या प्रोटॉन, so these are basic in nature। और एक ऐसा आयन जिस पे दोनों ही चार्ज प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे देखो CO पे नेगेटिव चार्ज है, NH3 पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। कई बार आपके पेपर में ज्विटर आयनिक फॉर्म लिखवा लेते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड लिखिए, तो उसमें CO पे नेगेटिव चार्ज और NH2 पे H पॉजिटिव जोड़ देंगे तो NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। दोनों आयंस प्रेजेंट है, दोनों कैटायन भी और एनायन भी, दोनों चार्ज प्रेजेंट है, ऐसे आयंस को हम डाइपोलर आयन कहेंगे। और डाइपोलर आयंस है जिसपे दोनों चार्ज प्रेजेंट है, उस फॉर्म को हम ज्विटर आयनिक फॉर्म कहेंगे। एक इसी से संबंधित आपका आता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH को रिप्रेजेंट करेगा। द pH एट विच डाइपोलर फॉर्म ऑफ कह सकते हो या ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड कह सकते हो, डाइपोलर फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, यानी दो पोल है, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, जो चार्ज ज्विटर आयनिक फॉर्म बोल सकते हैं। अमीनो एसिड डज नॉट माइग्रेट का मतलब मूवमेंट टुवर्ड एनी पोल, यानी न्यूट्रल हो जाए, किसी ना नेगेटिव की तरफ जाए ना पॉजिटिव की तरफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो और जो अमीनो एसिड है उस पर जो ज्विटर आयनिक फॉर्म है ना नेगेटिव की तरफ मूव करे ना पॉजिटिव की तरफ मूव करे, न्यूट्रल हो जाए, उस समय उस pH को आप क्या बोलोगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको ये करना है। उसके बाद एक जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट सबसे जो पहला अमीनो एसिड है या उसको सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कहेंगे, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, वो आपका ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होता है, जो आपका CH है, COOH है, यहाँ पे NH2 था, इतनी फॉर्म तो कॉमन थी, जो G की जगह आपका H होगा। ठीक है, तो और में किसी में मिथाइल होगा, किसी में आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा, किसी में फिनाइल ग्रुप होगा, तो उस तरह से सिंपलेस्ट जो अमीनो एसिड है वो आपका ग्लाइसिन है और यहाँ पे G की जगह H होगा। जितने भी आपके अमीनो एसिड है वो सारे ऑप्टिकल एक्टिव है, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये इनएक्टिव है, लाइट को रोटेट नहीं करा पाएगा ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जिस पर चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों तो उसको हम कायरल सेंटर बोलते हैं। इसमें कोई भी कार्बन ऐसा नहीं जिस पर चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों, तो ये आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव है। रिमेनिंग 19 जो अमीनो एसिड्स हैं, रिमेनिंग 19 अमीनो एसिड है वे ऑप्टिकल एक्टिव है। अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकल एक्टिव रिमेनिंग। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है कि भाई दो टाइप के अमीनो एसिड क्लासिफाई करते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड नाम से इंडिकेट कर रहा है, असेंशियल जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं होते, और जिनको हमें बाहर से फूड के थ्रू लेना पड़ता है, उनको हम बोलते हैं असेंशियल अमीनो एसिड, की जरूरी है भाई। और नॉन असेंशियल कौन से होते हैं, जो बॉडी के अंदर खुद बनते रहते हैं, उनको हमें फूड से बाहर से फूड की तरफ से लेने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको नॉन असेंशियल अमीनो एसिड बोल देंगे। इनके दो एग्जांपल जरूर याद कर लेंगे भाई, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो इनके एग्जांपल जरूर याद कर लेंगे, जो भी आपको एनसीईआरटी में सूटेबल लगे, दो कम से कम याद होने चाहिए, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के। उसके बाद आप नेक्स्ट जो टॉपिक चलते हैं वो प्रोटीन्स का आता है। प्रोटीन्स में मोस्टली स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो। पहले प्रोटीन्स क्या हैं, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है भाई अमीनो एसिड जुड़ते कैसे हैं, तो उसके लिए एक वर्ड आता है पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ कैसे कंबाइन करेगा, COH, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपका NH2, और यहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड ले लो, मैं G ग्रुप लिख लेता हूँ। यहाँ पे फिर दोबारा दूसरा अमीनो एसिड NH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपका G ग्रुप, और यहाँ पे आपका COOH। NH2 का H, COH का OH, OH और H क्या निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। NH2 ये ऐसे कैसा, CH, यहाँ पे CO और H निकल गया था, तो यहाँ पे आपका NH रह गया, CH ये आपका G ग्रुप, यहाँ पे भी G ग्रुप, और ये आपका COOH। ये जो बॉन्ड बना ना, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और ये अमाइड ग्रुप बन जाएगा। तो इस वजह से जब प्रोटीन्स बनते हैं तो प्रोटीन में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, तो प्रोटीन्स को दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड भी कह देते हैं। प्रोटीन की जो चेन होती है उसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोल सकते हो, या पॉलीअमाइड भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमाइड ग्रुप बनते जाएंगे, तो इसलिए पॉलीअमाइड्स भी कह सकते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड डिफाइन करना हो तो क्या कहोगे, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन COOH ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड NH2 ग्रुप ऑफ
another amino acid, another amino acid with the removal of H2 का रिमूवल होगा, उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो प्रोटीन्स हैं नेचुरली तो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक को सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं और एक को टर्सरी। और ज़्यादा फर्दर कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको क्वार्टनरी स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर देते हैं, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं। लेकिन मेन तीन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब जो प्रोटीन की नेचुरल स्ट्रक्चर होती है भाई, कुछ प्रोटीन्स आपके होते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसको नेचुरल स्ट्रक्चर बोलेंगे। कुछ अमीनो एसिड सेकेंडरी फॉर्म स्ट्रक्चर की फॉर्म में एक्टिव होंगे तो वो उसकी नेचुरल स्ट्रक्चर होगी, कुछ आपके टर्सरी फॉर्म में एक्टिव होंगे तो वो आपकी नेचुरल स्ट्रक्चर है। अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर में, नेचुरल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, चाहे वो हीट की वजह से आए, चाहे हीट की वजह से टेम्परेचर हो गया, पीएच की वजह से चेंज आए, या और किसी कारण से आता है, आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया, तो उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। और स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा तो उसकी जो एक्टिविटी है, नेचुरल जो एक्टिविटी है प्रोटीन की, वो लॉस्ट हो जाएगी। और इस फिनोमेना को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एनी चेंज इन द नेचुरल स्ट्रक्चर of protein result into loss of its activity is known as denaturation of protein, known as denaturation of protein। ठीक है, अगर वो अपनी नेचुरल स्ट्रक्चर को दोबारा रिगेन कर ले तो फिर उसकी एक्टिविटी दोबारा रिटेन हो जाती है। ठीक है, अब हम इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने तीन स्ट्रक्चर बोली थी, 1 डिग्री, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये कुछ नहीं है, जो अमीनो एसिड है आपके प्रोटीन में, अमीनो एसिड की चेन बनती है, तो ए अमीनो एसिड ऐसे चेन बन गई, तो ये लीनियर सीक्वेंस बन गई अमीनो एसिड की। तो इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड और जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड की उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इट रिप्रेजेंट द नंबर एंड लीनियर, नंबर छोड़ दीजिए, इट रिप्रेजेंट द लीनियर सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन जो भी बनेगी उसमें नंबर कितने हैं और उनकी सीक्वेंस क्या है उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसमें टाइप ऑफ बॉन्ड पूछ देते हैं भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर में किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड होंगे इसमें पेप्टाइड बॉन्ड। अब उसके बाद कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ फोल्डिंग वगैरह होना या चेंज आना, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिजल्ट करता है, कोयल होना, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फर्दर कोइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इट रिप्रेजेंट द फर्दर फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर of protein due to stabilization, which was stabilization due to H bonding between C double bond O group of one amino acid and NH group of another amino acid। इसको बाद में लिख देना, ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ये हटा दो, ड्यू टू स्टेबलाइजेशन बाद में लिख देना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट स्टेबलाइजेशन इन द चेन, वो बाद में लिख देना। ठीक है, अब ये जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग पूछ लेते हैं। टाइप ऑफ बॉन्डिंग में कई टाइप की बॉन्डिंग आ जाती है। टाइप ऑफ बॉन्ड्स पूछे तो पहले आप ये लिख लेंगे। एक तो मेन जो फोर्स है वो आपकी एच बॉन्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवाल हर एक जगह अवेलेबल होती है, जहाँ पे मास है तो आप वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बता सकते हैं। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ अमीनो एसिड में सल्फर भी होता है तो वहाँ पे जो अट्रैक्शन आती है उसको हम डाइसल्फाइड लिंकेज बोलते हैं। तो कुछ अमीनो एसिड में सल्फर होते हैं तो उसमें डाइसल्फाइड लिंकेज भी आ जाएगी। फर्दर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो आपकी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक अल्फा हेलिकल में, अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर, और दूसरी आपकी बीटा प्लेटेड शीट्स। इसमें आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कोयल हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कोयल हो जाएगी और हेलिकल शेप बना लेगी। और इसमें जो आपकी है स्ट्रेच हो जाएगी मैक्सिमम, और दूसरी चेन इनके बीच में एच बॉन्डिंग आएगी। एक ग्रुप का CO, दूसरे का NH, यहाँ पे एच बॉन्डिंग आ जाएगी। इसका NH हो गया, इधर आपका CO ग्रुप हो गया, इनमें एच बॉन्डिंग आ जाएगी। यहाँ पे आपका CO ग्रुप, यहाँ पे NH, इनमें एच बॉन्डिंग आ जाएगी। तो अल्फा हेलिकल जैसे राइट हैंड स्क्रू की तरह कोयल होगा, राइट हैंड स्क्रू, और इसमें जो स्टेबलाइजेशन आएगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आएगी और कोयल होके आपकी हेलिकल शेप बनेगी, तो इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं।
और इसमें एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, बिल्कुल फ्लैट शीट स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो इसको बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपकी आती है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी फॉर्म में टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो 3D बहुत ज़्यादा कोयल हो जाती है, कम्पैक्ट शेप बना देगी ऐसे कोयल होके। तो इट रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल, रिप्रेजेंट द 3D फोल्डिंग, 3D फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन टू फॉर्म more compact and complex structure, more compact and complex structure, configuration ये स्ट्रक्चर लिख दीजिए, इज नोन एज टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, टाइप ऑफ बॉन्ड पूछे तो एच बॉन्डिंग हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई, डाइसल्फाइड लिंकेज होगी, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी वही जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में काम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, डाइसल्फाइड लिंकेज होगी, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें काम करेंगे। तो इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है। तो आपका जो प्रोटीन है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक प्राइमरी फॉर्म में, एक सेकेंडरी फॉर्म में और एक आपका टर्सरी फॉर्म में। ठीक है, इसको आप सेकेंडरी को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन गेट कोइल्ड टू फॉर्म इन द मैनर ऑफ राइट एंड स्क्रू टू फॉर्म कोइल्ड स्ट्रक्चर। और इसमें जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेच होकर एक चेन दूसरी चेन के साथ आपकी एच बॉन्डिंग बनाएगी। इसमें भी फर्दर 2 प्रकार की आती है, एक तो पैरेलल और एक अपोजिट, जिसमें एक इधर से ही चले और दूसरा भी आपका इधर से चले तो वो पैरेलल हो जाएगा, और जिसमें अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे ग्रुप तो उसमें अपोजिट। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप की फॉर्म बनती है बीटा प्लेटेड शीट में। उसके बाद टर्सरी स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा कोइल्ड हो जाए तो फर्दर कोइल होकर बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है आपका, ऊन है, ऊन का धागा है, उसको आप फोल्ड कर दे और इतना कॉम्पैक्ट कर दे कि वो एक दूसरे में फंस जाए, तो उसको हम टर्सरी फॉर्म बोलते हैं स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन में 2 फॉर्म और आती है, उसको आप कई बार इनमें डिफरेंस आ जाता है, एक फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, एंड सेकेंड आपका ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन कोयल होके, पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे चेन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन मान लो आपस में कोयल हो जाए ऐसे और थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसको फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन कोयल होके और ऐसे स्पेरिकल शेप बना लेंगे तो उसको ग्लोबुलर प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन को कैसे लिखेंगे? फाइब्रस प्रोटीन से व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन गेट कोइल्ड विद ईच अदर टू फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नाउ नोन एज फाइब्रस प्रोटीन, और व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन गेट कोइल्ड टुगेदर टू फॉर्म स्पेरिकल शेप या स्पेरिकल स्ट्रक्चर नोन एज ग्लोबुलर प्रोटीन। इसका एग्जांपल आपका जो हेयर के अंदर होता है, केराटिन इन हेयर, वूल है, ठीक है, कॉटन है, इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं फाइब्रस होते हैं। और इसमें आपका ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में एल्ब्यूमिन, ये आपका ग्लोबुलर प्रोटीन स्पेरिकल फॉर्म में आते हैं। फाइब्रस प्रोटीन वाटर इनसोल्यूबल होते हैं और जो आपका ग्लोबुलर होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। तो प्रोटीन में आपको इतना ही टॉपिक करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका रिमेनिंग पार्ट है डीएनए न्यूक्लिक एसिड का, जिसमें डीएनए आरएनए, नेक्स्ट फिर आपका क्या कहते हैं विटामिन्स हैं, और लिटिल बिट टॉपिक आपका थोड़ा हल्का सा टॉपिक आपका एंजाइम्स का है, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आपके 2 पार्ट आते हैं, एक आपका आता है डीएनए और एक आता है आरएनए। डीएनए और दूसरा आपका आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता ही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो मिल्क किस चीज़ से बने होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। एक होता है आपका पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर में 2 होते हैं, एक डीऑक्सीराइबोस और एक आपका राइबोस। डीऑक्सीराइबोस में और राइबोस में क्या फ़र्क होता है? इसमें डीऑक्सीराइबोस में नाम से इंडिकेट कर रहा है डीऑक्सी, यानी एक ऑक्सीजन एब्सेंट होती है सेकंड पोजीशन पे। दूसरा आपका नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस आपके 5 हैं, ए, जी, सी, टी और ईओ। एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। और एक आपका आता है फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 यूनिट आपस में कंबाइन करके न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। जब पेंटोस शुगर और एक नाइट्रोजन बेस आपस में कंबाइन करता है तो इस यूनिट की जो फॉर्मेशन होती है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड्स। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड इज द यूनिट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए पेंटोस शुगर एंड ए नाइट्रोजन बेस। अगर ये तीनों कंबाइन करते हैं न्यूक्लियोसाइड के साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाता है तो उस यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें आ सकता है, व्हाट इज द राइट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में बेसिक डिफरेंस है यूनिट का। न्यूक्लियोसाइड इज द यूनिट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए पेंटोस शुगर एंड ए नाइट्रोजन बेस, एंड न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है, इसको आप न्यूक्लिक एसिड को दूसरा नाम न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ है तो इसको न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड इज आल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। फिर आपका इसमें डीएनए और आरएनए में डिफरेंस आ जाता है। डीएनए
और आरएनए में डिफरेंस बताओ। तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस एक तो शुगर का हो गया, इसमें जो शुगर है वो आपकी कौन सी है, शुगर इज डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। और जबकि इसमें शुगर कौन सी है, राइबोस, शुगर इज राइबोस। डीएनए में आपका यूरासिल नहीं होता, यूरासिल इज एब्सेंट, और जबकि इसमें टी एब्सेंट होता है, थायमिन इज एब्सेंट, टी इज एब्सेंट। आरएनए में टी नहीं होता। ठीक है, आपका जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, यानी दो स्ट्रैंड आपस में कोइल्ड होते हैं, डबल स्ट्रैंड होता है। और जो आरएनए होता है वो आपका सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, यानी एक डीएनए से रेप्लिकेट होकर दो डीएनए बनते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन, एक डीएनए से दो डीएनए बनना उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो खुद ही जब सेल डिवाइड होती है तो उससे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस के डिवीजन से पहले एक डीएनए आपका डीएनए में रेप्लिकेट करके दो डीएनए बनाता है, तो सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। जबकि आरएनए के अंदर डज नॉट हैव एनी सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डज नॉट हैव एनी सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। एक आपका जो डीएनए है दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म, जितने भी लगभग ऑर्गेनिज्म उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जबकि आरएनए कुछ वायरस में काम करता है, जिनको हम रिट्रो वायरस बोलते हैं, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, उनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। एक तो डिफरेंस आ सकता है। दूसरा आपका जो टाइप ऑफ आरएनए आ जाते हैं कई बार, टाइप ऑफ आरएनए, तो बेसिकली तीन टाइप के आरएनए काम करते हैं। उनमें आपका एक तो एमआरएनए, इनकी फुल फॉर्म आ जाती है, एक आरएनए और एक आपका टीआरएनए। एमआरएनए इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए। एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई टाइप ऑफ आरएनए लिखो, ट्रांसफर आरएनए। दूसरा एक सीक्वेंस आती है कम्प्लीमेंट्री, तो ए का जो डीएनए के अंदर, इन डीएनए दो स्टैंड होते हैं, ए का जो कम्प्लीमेंट्री होता है, ए का कम्प्लीमेंट्री होता है टी, और सी का जो कम्प्लीमेंट्री होता है वो आपका होता है जी। तो कई बार सीक्वेंस दे देते हैं, एक स्टैंड 3' से 5' में चलता है, जैसे मान लो सीक्वेंस है ए टी टी सी सी जी जी ए टी टी, और यहाँ पे 5'। आपसे पूछा भाई कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे इसमें, आप यहाँ पे 3' का कम्प्लीमेंट्री स्टैंड में 5' लिख दोगे, ए का कम्प्लीमेंट्री टी है, टी का कम्प्लीमेंट्री ए है, ए, सी का कम्प्लीमेंट्री जी, जी, सी जी का कम्प्लीमेंट्री सी, सी, यहाँ पे टी, यहाँ पे ए, और ये 3' लिखते हैं, दैट इज द कम्प्लीमेंट्री। अगर आरएनए में लिखनी होती, आरएनए में लिखनी होती, मैं कोई सीक्वेंस ले लेता हूँ, तो आरएनए में आपकी जो एक टी की जगह ना यू लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ए टी टी यू, सॉरी इसमें सी सी जी जी ए टी है, ठीक है। और इसकी आरएनए में सीक्वेंस लिखनी, तो ए का तो कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे हो जाएगा यू, टी नहीं लिखना, टी का आपका ए, सी का वही जी, जी, सी, ए के साथ यहाँ पे आएगा यू, यहाँ पे यू, और टी के साथ यहाँ पे आ जाएगा ए, वो 3' to 5' और 5' to 3'। तो ये आरएनए में वो क्वेश्चन में देख लेना कि किसकी सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पूछी गई है। ठीक है, आपका न्यूक्लिक एसिड में इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका विटामिन आता है। विटामिन्स एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन ये बॉडी फंक्शंस को प्रॉपर काम करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये बहुत कम मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं। दो टाइप के विटामिन्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल, और आपका फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में आपका बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, और फैट सोल्यूबल्स में ए डी के ई, ये आपके फैट सोल्यूबल्स में आते हैं। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल तो अगर आपकी एक्सेस में यूज़ भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फैट सोल्यूबल रिकमेंडेड डोज में ही लेने चाहिए। वाटर सोल्यूबल तो क्या होता है, जो अगर एक्सेस अमाउंट भी चली जाए तो क्या कहते हैं, वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाएंगे, जबकि फैट सोल्यूबल आपके डिपोजिट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। अब इनमें इनके सारों के आपको साइंटिफिक नाम पता होने चाहिए, और इनकी डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनोल है, इससे जो कमी से होने वाली है डिजीज का नाम नाइट ब्लाइंडनेस है, इस तरह। और जो सोर्स है विटामिन ए के, जो रेड वेजिटेबल और रेड फ्रूट्स है, मोस्टली दे जाता सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब जैसे विटामिन सी है, तो इसका आपको नाम पता होना चाहिए एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है उसका नाम है स्कर्वी डिफिशियंसी डिजीज। फिर विटामिन डी है, विटामिन डी का नाम आपका कैल्सीफेरोल, ठीक है, और इसकी वजह से आपकी जो कमी होती है होने से रिकेट्स, और ये आपके बच्चों में मिलती है इन चिल्ड्रन, और ओस्टियोमलेशिया ये एडल्ट्स में मिलती है, बड़ों में। ठीक है, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, सनसाइन विटामिन। एक विटामिन सी का ये आपको खट्टे सिट्रस फ्रूट से मिलेगा, और इसकी कमी की वजह से जैसे मसूड़ों से खून आना या छाले वगैरह हो जाना, ये मेन फैक्टर हैं जो इसकी कमी से आती है। ठीक है, इसी तरह से आप विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12, इनके साइंटिफिक नाम देख लेंगे। ठीक है, इसका नाम विटामिन B का आपका थायमिन है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है, विटामिन B6 का
पायरिडोक्सिन है और विटामिन B12 का आपका कोबालामिन है। अब विटामिन बी में कई बार एलिमेंट का नाम पूछ लेते हैं, कौन से एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, तो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है, कोबाल्ट का, इसका ध्यान रखेंगे, विटामिन B12 का। ठीक है, और ये जो सोर्स है उनका पता कर लेंगे। तो जो विटामिन बी है मोस्टली आपके ग्रीन वेजिटेबल से, लिपी वेजिटेबल से, इनसे आपसे ऑब्टेन होता है। मिल्क है गुड सोर्स ऑफ विटामिन, तो इस तरह से आप कर लेंगे, इसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज ग्लूकोज की हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती। या क्वेश्चन ये है कि भाई ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट एक्सप्लेन सम प्रॉपर्टीज, नेम दैट प्रॉपर्टीज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का भी स्पेशली ध्यान रखोगे। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज डज नॉट एक्सप्लेन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला देखो कि भाई इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर में। एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी ओपन चेन जो स्ट्रक्चर होती है वो आपका 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देगा। एक स्किप बेस टेस्ट नहीं देता, स्किप बेस टेस्ट नहीं देगा, ये भी नहीं देता, जबकि एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, ये प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। और एक आपने NaHSO3 हाइड्रोजन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं बनाता, एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं देगा, जबकि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। एक तो ये प्रॉपर्टी है जिसको हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते ग्लूकोज की। सेकंड, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, जो अभी हमने रिएक्शन में किया था, पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH टू फॉर्म ऑक्सीन। ये भी जबकि CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप होता तो इसमें हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन बनाना चाहिए था, लेकिन जो पेंटा एसीटेट है ना उसका, डी ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन नहीं बना पाता। दूसरा जो तीसरी जो बात है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है डज नॉट एक्सप्लेन द एनोमर्स। ओपन चेन स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, हल्का सा एंजाइम्स का है। एंजाइम्स में वे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं, तो इनको जो बायोकैटलिस्ट होते हैं उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। तो एंजाइम्स का दूसरा नाम जो होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा, उनको हम बायोकैटलिस्ट बोल देते हैं और उनको एंजाइम्स कहेंगे। ठीक है, तो इसमें और ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा।